नमस्कार। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस का महत्वपूर्ण हिस्सा है और दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि जब तक आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ना और उन्हें इंटरप्रेट करना नहीं सीखते हो तब तक आपको खुद स्टॉक सिलेक्ट नहीं करने चाहिए। कंपनी अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स क्वार्टरली यानी हर तिमाही में डिक्लेयर करती है और फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद कंपनी अपना एनुअल रिपोर्ट बनाती है। एक क्वार्टर मतलब 1/4। एक साल में 12 महीने होते हैं तो 12 का 1/4 मतलब 3। सो एक क्वार्टर मतलब 3 महीने, तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। सो फर्स्ट क्वार्टर दैट इज Q1 मतलब 1 अप्रैल टू 30 जून। सेकंड क्वार्टर दैट इज Q2 मतलब 1 जुलाई टू 30 सितंबर। थर्ड क्वार्टर दैट इज Q3 मतलब 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर। और फोर्थ क्वार्टर दैट इज Q4 मतलब 1 जनवरी टू 31 मार्च। तो हम बैलेंस शीट से शुरुआत करेंगे। बैलेंस शीट को हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। आज हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड को समझेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम बैलेंस शीट की एसेट साइड को समझेंगे। बैलेंस शीट कवर होने के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ना भी सीखेंगे और उसके बाद फाइनेंशियल रेशोज और अलग अलग इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफीज की बात करेंगे। बैलेंस शीट की 2 साइड्स होती है, एसेट साइड और लायबिलिटी साइड। कंपनी के पास जो भी है वो कंपनी के एसेट्स होते हैं और कंपनी पर जो भी देनदारी है वो कंपनी की लायबिलिटीज होती है। अगर कंपनी के पास खुद की बिल्डिंग्स या ऑफिसेस है तो वो कंपनी के एसेट्स है। खुद की कार्स और व्हीकल्स है तो वो कंपनी का एसेट है। बैंक अकाउंट में कुछ पैसे है या कंपनी ने कहीं पर कोई इन्वेस्टमेंट की है तो वो भी कंपनी के एसेट्स है। वही अगर कंपनी ने अपनी बिल्डिंग्स या ऑफिसेस बनाने के लिए बैंक से लोन लिया है तो वो लोन कंपनी की लायबिलिटी है। कंपनी ने खरीदी हुई कार्स और व्हीकल्स का EMI चल रहा है तो वो EMI भी कंपनी की लायबिलिटी है। अपने कुछ एक्सपेंसेस यानी खर्चे निकालने के लिए अगर कंपनी ने कहीं से पैसे बोरो यानी उधार लिए हैं तो वो उधार लिए पैसे भी कंपनी की लायबिलिटी है। सिंपल भाषा में बात करें तो लायबिलिटी मतलब पैसों का सोर्स यानी जहाँ से कंपनी ने वो पैसे लिए हैं, और एसेट मतलब जहाँ कंपनी ने वो पैसे यूज़ किए हैं। यहाँ पर कंपनी ने बिल्डिंग या ऑफिसेज बनाने के लिए बैंक से लोन लिया था तो वो लोन पैसों का सोर्स था, इसलिए वो कंपनी की लायबिलिटी है। और उन पैसों का उपयोग कंपनी ने बिल्डिंग या ऑफिसेज बनाने के लिए किया, इसलिए बिल्डिंग्स या ऑफिसेज कंपनी के एसेट्स हुए। चलो तो अब बैलेंस शीट की सारी टर्म्स को समझते हैं। moneycontrol.com पर किसी कंपनी की बैलेंस शीट देखने के लिए यहाँ सर्च बॉक्स में आपको उस कंपनी का नाम डालना होगा। यहाँ पर हमने लुपिन का नाम डाला है और एंटर करने के बाद लेफ्ट साइड में यहाँ फाइनेंशियल्स पर क्लिक करोगे तो आपको उस कंपनी की बैलेंस शीट और अदर फाइनेंशियल डिटेल्स मिल जाएंगे। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में सबसे पहली टर्म है शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड्स मतलब कंपनी ने अपने शेयर्स बेचकर शेयर होल्डर से उठाया हुआ पैसा प्लस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद कंपनी ने अक्यूमुलेट किया हुआ प्रॉफिट। तो यहाँ पर सवाल ये आता है कि शेयर होल्डर से उठाया हुआ पैसा और कंपनी ने अक्यूमुलेट किया हुआ प्रॉफिट कंपनी के लिए लायबिलिटी कैसे है। तो चलिए इसे भी समझते हैं। जैसे कि पहले भी हमने एक वीडियो में देखा था कि कंपनी 2 तरह से फंड रेज करती है, डेट फाइनेंसिंग के जरिए और इक्विटी फाइनेंसिंग के जरिए। डेट फाइनेंसिंग जैसे कि बैंक लोन्स, डिबेंचर्स, इनके जरिए उठाया हुआ पैसा कंपनी को इंटरेस्ट के साथ वापस करना होता है। वही जो पैसा कंपनी इक्विटी फाइनेंसिंग से यानी अपने शेयर्स बेचकर उठाती है वो पैसा कंपनी का हो जाता है और कंपनी को वो पैसा रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बदले में इन्वेस्टर्स को कंपनी में ओनरशिप मिल जाती है और वो कंपनी में पार्ट ओनर्स बन जाते हैं। जब बैंक किसी कंपनी को लोन देती है तो बैंक उस पर कुछ इंटरेस्ट लगाती है और तय किए हुए पीरियड के बाद पैसा इंटरेस्ट सहित वापस लेती है। तो बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी कम प्रॉफिट कमा रही है या ज़्यादा। पर शेयर होल्डर्स यानी कंपनी के पार्ट ओनर्स ने कंपनी में इन्वेस्ट किए हुए पैसों के बदले में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ना ही उनके इन्वेस्टमेंट अमाउंट उन्हें वापस मिलती है। तो फिर कंपनी के ओनर्स ज़्यादा रिस्क लेकर कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करते हैं? वो इसलिए ताकि वो कंपनी में भागीदार बन जाए और कंपनी की ग्रोथ में शामिल हो जाए। जब कंपनी इक्विटी फाइनेंसिंग से यानी शेयर्स बेचकर इन्वेस्टर से फंड रेज करती है तो कंपनी को उन्हें उनके पैसे रिटर्न नहीं करने होते। जब कंपनी इक्विटी फाइनेंसिंग से फंड रेज करती है तो इन्वेस्टर्स कंपनी में भागीदार यानी ओनर्स बन जाते हैं, यानी उन्हें कंपनी में ओनरशिप मिल जाती है और फिर कंपनी जो प्रॉफिट कमाएगी उस पर कंपनी के ओनर्स का हक होगा। तो कंपनी कम प्रॉफिट कमा रही है या ज़्यादा, इससे कंपनी के शेयर होल्डर्स को बहुत फर्क पड़ता है। देखो, कंपनी और कंपनी के ओनर्स ये दोनों भी सेपरेट एंटिटीज़ है। कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो कंपनी के ओनर्स का होता है और कंपनी को अगर लॉस होता है तो वो भी कंपनी के ओनर्स का ही होता है। कंपनी डिविडेंड के जरिए अपना प्रॉफिट कंपनी के ओनर्स यानी शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती है। शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है या नहीं और कितना डिविडेंड देना है ये डिसीजंस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं, जिन्हें कंपनी के शेयर होल्डर्स ही चुनते हैं।
कंपनी अपना पूरा प्रॉफिट ओनर्स के साथ शेयर नहीं करती है। इसके दो मेन रीजंस हैं। पहला, मोस्ट ऑफ द कंपनीज अपना पूरा या ज़्यादातर प्रॉफिट कंपनी में री इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, जिससे कंपनी का बिजनेस और बढ़े और कंपनी के ओनर्स को फ्यूचर में उसका फ़ायदा मिले। और सेकंड रीज़न ये है कि प्रॉफिट का मतलब कंपनी के पास उतनी कैश है ऐसा नहीं होता। कंपनी को अच्छे प्रॉफिट के बावजूद भी उसके पास बहुत कम कैश या कैश नहीं भी हो सकती है। इस पर हम किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो इन दो मेन रीजंस की वजह से कंपनीज अपना पूरा प्रॉफिट ओनर्स के साथ शेयर नहीं करती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इन्वेस्टर से उठाए हुए पैसों के बदले में कंपनी को उन्हें कंपनी में ओनरशिप देनी पड़ी और कॉन्सिक्वेंटली कंपनी का प्रॉफिट भी देना पड़ रहा है। इसलिए शेयर होल्डर से उठाया हुआ पैसा कंपनी के लिए लायबिलिटी है और कंपनी के प्रॉफिट पर भी कंपनी के ओनर्स का ही हक होता है। तो अगर कंपनी अपना पूरा प्रॉफिट डिविडेंड्स के रूप में इन्वेस्टर्स को नहीं देती है और उस प्रॉफिट को अपने पास ही रखती है, तो कंपनी का वो प्रॉफिट भी कंपनी के लिए लायबिलिटी होगी, क्योंकि जो प्रॉफिट कंपनी यूज कर रही है वो ओनर्स का है। वो पूरा प्रॉफिट ओनर्स को जाना चाहिए था, पर कंपनी उसे अपने पास रख रही है, इसलिए वो प्रॉफिट भी कंपनी के लिए लायबिलिटी हो गई। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज, इसे बैलेंस शीट इक्वेशन कहते हैं। अगर कंपनी ने 100 करोड़ का लोन लिया है तो ये 100 करोड़ का लोन कंपनी की लायबिलिटी बन जाएगी और उन 100 करोड़ में से 80 करोड़ की कंपनी ने फैक्ट्री खरीदी है तो वो 80 करोड़ की फैक्ट्री कंपनी का एसेट बन जाएगी। और बाकी बचे 20 करोड़ रुपए अगर कंपनी बैंक अकाउंट में रखती है तो वो 20 करोड़ का बैंक बैलेंस भी कंपनी का एसेट हो जाएगा। बैंक से लिए हुए 100 करोड़ रुपए का कंपनी जो भी यूज करेगी वो कंपनी का एसेट होगा। अगर कंपनी उन 100 करोड़ रुपए से फैक्ट्री बनाती है तो वो फैक्ट्री कंपनी का एसेट बन जाएगी। अगर कंपनी वो 100 करोड़ रुपए अपने पास कैश रखती है या बैंक अकाउंट में रखती है तो वो कैश या बैंक बैलेंस भी कंपनी का एसेट बन जाएगा। तो इस तरह कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज हमेशा बैलेंस होते हैं। दैट इज, सोर्स ऑफ फंड इज ऑलवेज इक्वल टू यूज ऑफ फंड, देयरफॉर एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज। बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज हमेशा बैलेंस्ड होती है, यानी बैलेंस शीट की दोनों साइड्स हमेशा बैलेंस्ड होती है, इसीलिए उसे बैलेंस शीट कहते हैं। बेसिकली दो तरह की लायबिलिटीज होती है, शेयर होल्डर्स फंड्स और लायबिलिटीज। शेयर होल्डर्स फंड्स मतलब कंपनी के ओनर्स का पैसा और लायबिलिटीज मतलब आउटसाइडर्स का पैसा, जैसे कि बैंक से लिया हुआ लोन, डिबेंचर्स एटसेट्रा। देयरफॉर एसेट्स इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस लायबिलिटी। तो कंपनी के पास जो भी एसेट्स है वो या तो कंपनी के ओनर्स के पैसों से यानी शेयर होल्डर्स फंड से खरीदे हैं या एक्सटर्नल लायबिलिटी से खरीदे हैं। शेयर होल्डर्स फंड्स में पहला टाइटल है इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर किसी कंपनी ने अपने 10 करोड़ शेयर्स 100 रुपीज़ की प्राइस पर इशू किए हैं तो इसका मतलब है कि कंपनी ने इन्वेस्टर से टोटल 1000 करोड़ रुपए उठाए हैं। जैसे कि हमें पता है हर शेयर की एक फेस वैल्यू होती है जिसे नॉमिनल वैल्यू या पार वैल्यू भी कहा जाता है। जब कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है तब कंपनी फेस वैल्यू डिसाइड करती है। फेस वैल्यू बस एक अकाउंटिंग टर्म है, उसका शेयर के मार्केट प्राइस से कुछ लेना देना नहीं होता। शेयर की फेस वैल्यू यूजुअली 1, 2, 5 या 10 रुपये होती है। मान लेते कि इस कंपनी ने एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये रखी है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल होगा फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इज इक्वल टू 10 रुपये मल्टीप्लाइड बाय 10 करोड़ इज इक्वल टू 100 करोड़ रुपए। पर कंपनी ने अपने शेयर 100 रुपये की प्राइस पर बेचे हैं। शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये थी, पर कंपनी ने फेस वैल्यू के ऊपर 90 रुपीज़ प्रीमियम पर शेयर्स बेचे हैं, तो इस प्रीमियम से मिले हुए पैसों को शेयर प्रीमियम कहा जाता है। तो यहाँ पर कंपनी का शेयर प्रीमियम होगा प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इज इक्वल टू 90 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाय 10 करोड़ इज इक्वल टू 900 करोड़ रुपीज़। शेयर प्रीमियम से मिला हुआ पैसा रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखाया जाता है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में मेनली दो चीज़ें आती हैं, एक शेयर प्रीमियम और दूसरा शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद बचा हुआ प्रॉफिट। कंपनी को जो नेट प्रॉफिट होता है उसमें से डिविडेंड देने के बाद बाकी बचा हुआ प्रॉफिट रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाता है। रिजर्व्स एंड सरप्लस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। नेक्स्ट टाइटल है लायबिलिटी। लायबिलिटीज दो टाइप्स की होती है, नॉन करंट लायबिलिटीज दैट इज लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज दैट इज शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज मतलब वो लायबिलिटीज जो 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए है। नॉन करंट लायबिलिटीज में पहला टाइटल है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मतलब 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए बोरो यानी उधार लिया हुआ पैसा, जैसे कि 4 से 5 साल के लिए बैंक से लिया हुआ लोन, डिबेंचर्स के जरिए उठाया हुआ पैसा एटसेट्रा। नॉन करंट लायबिलिटी में अगला टाइटल है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी मतलब वो टैक्स लायबिलिटी जिसे कंपनी ने करंट पॉइंट ऑफ टाइम में या पास्ट में पे नहीं किया है और कंपनी इसे फ्यूचर ईयर्स में पे करने वाली है। अगला टाइटल है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज मतलब वो सारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जो ऊपर दिए टाइटल्स में यानी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज में कवर नहीं हुए हैं।
जैसे कि सिक्योरिटी डिपॉजिट, रेंट डिपॉजिट, डिफर्ड क्रेडिट एट्सेट्रा। नॉन करंट लायबिलिटीज़ में अगला टाइटल है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। कई बार कंपनी को पता होता है कि फ्यूचर में कुछ एक्सपेंसेस या लायबिलिटीज़ होने वाली है, पर कंपनी को उसकी एग्जैक्ट अमाउंट पता नहीं होती। तो ऐसे केसेस में कंपनी कुछ एस्टिमेटेड अमाउंट ऐसे एक्सपेंसेस या लायबिलिटीज़ के लिए प्रोवाइड करती है, यानी साइड में रखती है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी प्रोडक्ट वारंटी और ग्रेचुइटी इनके लिए कुछ फंड साइड में रखती है, क्योंकि वारंटी या गारंटी पीरियड में कितने प्रोडक्ट वापस आएंगे ये कंपनी को एग्जैक्ट पता नहीं होता, इसलिए कंपनी उसके लिए कुछ एस्टिमेटेड अमाउंट साइड में रखती है। अगर कंपनी वो प्रोविजन लॉन्ग टर्म के लिए यानी 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए कर रही है तो उसे लॉन्ग टर्म प्रोविजन कहते हैं, और अगर कंपनी वो प्रोविजन शॉर्ट टर्म के लिए यानी 1 साल से कम टाइम पीरियड के लिए कर रही है तो उसे शॉर्ट टर्म प्रोविजन कहते हैं। अब आती है करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ मतलब वो लायबिलिटीज़ जो 1 साल से कम टाइम पीरियड के लिए है। करंट लायबिलिटीज़ में पहला टाइटल है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स मतलब 1 साल से कम टाइम पीरियड के लिए बोरो यानी उधार लिया हुआ पैसा, जैसे कि शॉर्ट टर्म के लिए बैंक से लिया हुआ लोन। करंट लायबिलिटीज़ में अगला टाइटल है ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स मतलब वो लायबिलिटीज़ जिनका बिल तो बन चुका है पर उन्हें पे करना अभी बाकी है। यूजुअली रॉ मटेरियल के सप्लायर्स अपना माल क्रेडिट पर बेचते हैं, यानी कंपनी को रॉ मटेरियल्स बेचने के बाद कंपनी को पेमेंट करने के लिए 30-40 दिन का समय देते हैं। तो यहाँ पर रॉ मटेरियल्स का बिल तो बन गया है पर कंपनी ने उसे अभी तक पे नहीं किया है, तो इस तरह ट्रेड पेएबल्स कंपनी के लिए एक शॉर्ट टर्म लायबिलिटी बन जाती है। करंट लायबिलिटीज़ में अगला टाइटल है अदर करंट लायबिलिटीज़। अदर करंट लायबिलिटीज़ मतलब वो सारी करंट लायबिलिटीज़ जो ऊपर दिए टाइटल्स में यानी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स और ट्रेड पेएबल्स में कवर नहीं हुई है, जैसे कि अनक्लेम्ड एंड अनपेड डिविडेंड्स, करंट मैच्योरिटीज़ ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बैंक ओवरड्राफ्ट एट्सेट्रा। अगर आपको बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है ये पता नहीं है तो आपको बता दूं कि बैंक्स करंट अकाउंट्स के लिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। कंपनी जितनी अमाउंट उसके करंट अकाउंट में है, बैंक ने प्रोवाइड की हुई एक सेट लिमिट तक उससे ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ कर सकती है, उसे ओवरड्राफ्ट कहते हैं। अगर कंपनी के करंट अकाउंट में 1 लाख रुपए है और कंपनी ने 1,10,000 रुपये विड्रॉ किए हैं, यानी 10,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट किया है, तो ये 10,000 रुपये बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाए जाएंगे और बैलेंस शीट पर अदर करंट लायबिलिटीज़ के अंडर आएंगे। तो ये थी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। अगले पार्ट में हम बैलेंस शीट की एसेट साइड को समझेंगे। हम देखते आ रहे हैं कि ज़्यादा डेट कंपनी के लिए हानिकारक होता है, तो अब कंपनी पर जो डेट है वो कम है या ज़्यादा ये कैसे पहचानें? तो ये पता करने के लिए आपको कुछ रेशोज़ की हेल्प लेनी होगी, जैसे कि डेट टू इक्विटी रेशो, डेट बर्डन रेशो एट्सेट्रा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इसी सीरीज़ में हम आगे चलकर रेशो एनालिसिस भी करेंगे, तो वहाँ हम इन रेशोज़ पर डिटेल में बात करेंगे। बैलेंस शीट में और भी कई सारे डिटेल्स, नोट्स और शेड्यूल्स होते हैं जिनमें हमें सारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ के डिटेल्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 100 करोड़ है तो वो बोरोइंग कितने साल के लिए है, किससे ली है, इन जैसे कई सारे डिटेल्स हमें वहाँ नोट्स एंड शेड्यूल्स में मिलते हैं। इसलिए नोट्स एंड शेड्यूल्स पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस शीट बनाते वक्त बहुत सारे अजम्पशंस किए जाते हैं और उन सारे अजम्पशन के डिटेल्स नोट्स में प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ moneycontrol.com में नोट्स और शेड्यूल्स नहीं दिए हैं। कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में नोट्स, शेड्यूल्स एट्सेट्रा ये सब प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आगे चलकर जब हम एनुअल रिपोर्ट्स कवर करेंगे तो वहाँ पर हम ये सब डिटेल में समझेंगे। अगर आपको बैलेंस शीट से रिलेटेड कुछ क्वेरीज है तो आप हमें 8805-855-955 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। कभी कभी ज़्यादा मैसेजेस के कारण रिप्लाई देने में थोड़ी देरी हो सकती है, तो प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझने में आसानी हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल finnovations.com को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। टू लर्न मोर अबाउट स्टॉक मार्केट यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.finnovations.com। थैंक्स फॉर वॉचिंग।